मैं अनिल सिद्धार्थ स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयागराज के समाचार पत्रों के योगदान पर आज आपसे चर्चा करूंगा। भारत के स्वाधीनता संग्राम में अनेक ऐसे लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी जिनके कारण स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण विधान बने, लेकिन मुख्य धारा के इतिहास में उनका नाम उस तरह से नहीं लिया गया जिसके वह अधिकारी थे। यही नहीं, तमाम नाम तो गुमनाम हो गए। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में आइए एक ऐसे महान पत्रकार और उनके समाचार पत्र को याद करें जो सिर्फ 2.5 वर्ष ही निकला और उसके सभी 8 संपादकों को कठोर कारावास की सज़ा मिली। यही नहीं, 8 संपादकों में से 3 संपादकों को तो काला पानी की सज़ा और एक संपादक को देश निकाला की सज़ा भी भुगतनी पड़ी। आज़ादी की अलख जगाने वाले ऐसे ही अखबार और उसके संस्थापक संपादक के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। आज मेरे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रदीप भटनागर जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अखबार की जिसके संपादकों को सच प्रकाशित करने के लिए कठोर सजाएं हुई। इस अखबार पर बंदिश के लिए नया प्रेस एक्ट लाना पड़ा। शुरुआत करते हैं कि स्वराज का प्रकाशन इलाहाबाद से तो आरंभ हुआ, लेकिन यह कब और कहाँ, इलाहाबाद में किस जगह से इसका प्रकाशन कैसे आरंभ हुआ? बिल्कुल ठीक कहा अनिल जी। इलाहाबाद में अनेक समाचार पत्र निकले जिन्होंने क्रांति की अलख जगाई, लेकिन इन सब में स्वराज का एक अलग स्थान है। अलग इसलिए कि ये कुल 2.5 वर्ष निकला और 2.5 वर्ष में जैसा आपने बताया कि इसके 3 संपादकों को काला पानी की सज़ा हुई और एक को देश निकाला दिया गया, जिसको बाद में फिर कन्वर्ट करके काला पानी कर दी। तो 2.5 साल के इस अखबार में कुल 75 अंक निकले और उस 75 अंक निकालने के लिए 8 संपादक आए और 8 संपादकों में सबको कठोर कारावास की सज़ा मिली और जिनमें से 4 को काला पानी की। शायद दुनिया के इतिहास में, मैं शायद कह रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा किसी अखबार के साथ, किसी पत्रकार के साथ, कि उसको अपने अखबार के संपादकीय, उसमें प्रकाशित होने वाले लेखों, रिपोर्टिंग के लिए काला पानी की सज़ा हुई हो और 4 संपादकों को काला पानी की सज़ा हुई हो। ये अद्भुत सी बात है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये अखबार 1907 में शांति नारायण भटनागर नामक एक पत्रकार ने निकाला था। भटनागर जी अंग्रेजी फौज में थे और वो 1901 में जब लॉर्ड किचनर का कैंप लगा था दिल्ली में, तो उसके वो इंचार्ज थे, मतलब एक सीनियर ऑफिसर थे, कोई जूनियर ऑफिसर नहीं थे। अंग्रेजी फ़ौज में वो एक सीनियर ऑफिसर थे और जाहिर सी बात है कि फिर हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों पे उनका बड़ा कमांड था, बहुत अच्छी जानकारी थी उनकी। लेकिन वो देखते थे कि उनके साथ के अफसर जो भारतीय सैनिक और भारतीय दूसरे जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। तो इससे दुखी होकर के उन्होंने सेना की फ़ौज की नौकरी छोड़ दी और लाहौर चले गए। दिल्ली से लाहौर चले गए। लाहौर में वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और फिर उस संपर्क में आने के बाद वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भी लग गए और नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश पुलिस की नज़रों में वो चढ़ गए। इसी बीच क्रांतिकारियों ने ये सोचा कि कलकत्ता, लाहौर और पुणे शहर, मतलब देश के इन 3 जगहों पर तो क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं, लेकिन संयुक्त प्रांत एक इतना बड़ा प्रांत है, इसमें कोई भी सुगबुगाहट क्रांति की नहीं है। तो वो राष्ट्रवादी लोगों ने सोचा कि क्यों ना इलाहाबाद को भी एक सेंटर बनाया जाए। ये तब की बात है 1906-7 की, जब प्रयाग में राजनीतिक कोई आंदोलन या कोई इस तरह की चीज़ें शुरू नहीं हुई थी। बहुत शुरुआती दौर थी, एक सुगबुगाहट पूरे देश में थी। डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रयागराज के लिए प्रतिष्ठा की बात है
और पूरे देश के लिए प्रतिष्ठा की बात है कि आज़ादी की इस अमृत महोत्सव पर जब आज हम आज़ादी के प्रतीकों के, आज़ादी के स्वाभिमान चिन्हों की बात कर रहे हैं, उन घटनाओं को रेखांकित कर रहे हैं, जी। तो ये अद्भुत और अतुलनीय है कि प्रयागराज को उन्होंने, शांति स्वरूप जी ने प्रयागराज को अपने आंदोलन के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपनी कर्मभूमि के लिए आधार स्थल बनाया। जी। और इतने बड़े ऐसे मतलब विलक्षण प्रतिभा के धनी, और उन्होंने इस मतलब अनूठे तरीके का अखबार निकाला और अखबार के साथ अपने आंदोलन को एक दिशा दी, एक धार दी। और जैसा कि वही भी हमने आपसे अब सवाल किया था कि इलाहाबाद में जब वो आए तो उन्होंने किस जगह को चुना और कहाँ से शुरुआत किया उन्होंने? हाँ, तो फिर इसलिए ये जिम्मेदारी शांति नारायण भटनागर ने उठाई, वो इलाहाबाद आए। शांति नारायण भटनागर, जैसा आप जानते हैं कि पढ़े लिखे थे, फौज में अफसर थे, सुंदर थे, 27 साल कुल उनकी उम्र थी, सुदर्शन व्यक्तित्व था उनका। तो जब इलाहाबाद आए तो पत्नी ने एक दिन उनसे पूछा कि आपने नौकरी छोड़ दी और इलाहाबाद आ गए, अब क्या करेंगे? यहाँ आने का प्रयोजन यहाँ क्या आके है? क्या प्रयोजन है? जी। तो उन्होंने कहा कि मैं अखबार निकालूंगा और लोगों को जगाऊंगा, स्वराज की बात करूंगा, नौजवानों को अपने देश के लिए लड़ने और मरने के लिए प्रेरित करूंगा। इतना सुनते ही उनकी पत्नी ने अपने सारे गहने उनको सौंप दिए, जो गहने 1907 में जब शांति नारायण भटनागर ने बेचे तो 1000 रुपये मिला। उस 1000 रुपये से उन्होंने वो प्रेस शुरू करने का, अखबार शुरू करने का निश्चय किया और जॉनसनगंज में जी। एक मकान लिया और एक लिथो प्रेस की व्यवस्था की। और वहाँ से ये जब सारी व्यवस्थाएं बन रही थी, इसी बीच अजीत सिंह मांडले जेल से और लोगों की रिहाई हुई, जो कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे अंग्रेजों ने। हाँ, तो उनके तो उस खुशी में उन्होंने उसका पहला अंक दिवाली के दिन निकाला। मतलब दिवाली 1907 में दिवाली के दिन स्वराज का पहला अंक निकला और उस पहले अंक में ही उन्होंने इस बात की खुशी जताई कि हमारे तमाम साथी जेल से रिहा हो गए हैं। सरदार अजीत सिंह को आप जानते हैं, सरदार भगत सिंह के चाचा थे। अद्भुत तरीके से हुई कि एक अवसर था दीपावली और उपलक्ष्य था कि क्रांतिकारियों की जेल से जो रिहाई हुई है उसके उपलक्ष्य में जी उन्होंने इसका प्रकाशन आरंभ जी। तो नवंबर, आप मान सकते हैं कि नवंबर 1907 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ जी। और इसके प्रथम संपादक तो और मालिक कह लीजिए, संपादक कह लीजिए, शांति नारायण भटनागर ही थे, क्योंकि उन्होंने इसको शुरू किया था। तो अच्छा, ये आरंभ तो हुआ और आपने उसकी संकल्प भूमि के पर भी चर्चा की, लेकिन स्वराज का जैसे हर अखबार का अपना एक ध्येय होता है, मोटो होता है, तो उन्होंने इसका, भटनागर जी ने इसका मोटो क्या रखा, इसका ध्येय क्या रखा कि किस ध्येय से हम इस संकल्प को शुरू कर रहे हैं? जैसे कि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इसी इलाहाबाद से बहुत मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जी जी जी। तो अखबार निकालने का ये था कि वो एक तरीके की सी शब्दों से लड़ाई थी और अपने वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ वैचारिक लड़ाई थी। उस लड़ाई की संकल्प भूमि लेकर के आए भटनागर जी और उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो इसका ध्येय वाक्य उन्होंने क्या रखा? बिल्कुल अच्छी बात, ये अच्छा सवाल आपने किया। दरअसल जो स्वराज का जो पहला अंक आया और जो अंत तक चला, उसके मत्थे पर, मतलब जिसे मास्टहेड हम लोग कहते हैं, उसके मत्थे पर भारत माता का बीचों बीच चित्र बनता था और उसके दोनों तरफ 2 शेर बनाए जाते थे। उन शेरों के हाथ में ताज होता था जो भारत माता के चेहरे सिर पर चढ़ाने के लिए उद्यत होते थे और नीचे उसका ध्येय वाक्य लिखा होता था, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान हमारा है। ये था। तो शुरू के ही से वो उसमें था कि हम भारत माता के लिए काम कर रहे हैं। चूँकि राष्ट्रवादी जितने भी क्रांतिकारी थे, ये सब के सब इसीलिए थे कि भारत माता की एक तस्वीर उनके पास थी, जिस भारत माता की तस्वीर को वो ताज पहनाकर आज़ाद करना चाहते थे। अंग्रेज़ों की जो बेड़ियाँ थीं, जो आज़ादी की जो गुलामी की जंजीरें थीं, उनसे वो भारत माता को आज़ाद कराना चाहते थे। तो वो एक उनका प्रतीक चिन्ह था उस अखबार का और वही उसका वाक्य था कि हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान हमारा है।
ये इसका ध्येय या बीज वाक्य कह सकते हैं कि एक सबसे पहले हम किसी काम की शुरुआत के लिए एक संकल्प लेते हैं और फिर अपने प्रयासों से उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने देश की आज़ादी का सपना देख लिया था और अब उस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अखबार की शुरुआत की और उसके लिए उन्होंने भारत माता को आज़ादी का, विजय का ताज पहनाया और उस सपने को सच करने के प्रयास में जुट गए। भटनागर जी के साथ उनकी टीम में और कौन था? देखिए, जब ये अखबार निकला तो उनका उद्देश्य तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नौजवानों को जोड़ना था और उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा करनी थी। तो इसलिए उन्होंने नौजवानों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में ढेर सारे नौजवान उनके साथ जुड़ गए। आपको सुखद आश्चर्य होगा कि इलाहाबाद के अहियापुर के रहने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी, जो बाद में इतने बड़े पत्रकार हुए, प्रताप पुरोधा आज माने जाते हैं। हाँ, पत्रकार पुरोधा माने जाते हैं, और जो प्रताप के फिर संपादक हुए और जिनका क्रांति का, उनको उन्हीं नौजवानों में वो भी शांति नारायण भटनागर से मिले और उन्होंने उनको उनके लिखने पढ़ने की थोड़ी सी क्षमता और योग्यता देखते हुए अपने अखबार के साथ जोड़ा। तो आप ये कह सकते हैं कि शांति नारायण भटनागर ने गणेश शंकर विद्यार्थी को पत्रकार बनाया और गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसी स्वराज से अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की। अद्भुत। तो ये एक सब उसमें था। इस तरह के ढेर सारे नौजवान जुड़े थे जो कर रहे थे अखबार, और अखबार बढ़िया ढंग से निकलने लगा। साप्ताहिक अखबार था तो कोई ऐसी बहुत वो नहीं थी। यह अद्भुत बात है कि हर कोई योग्य व्यक्ति अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को तैयार करता है। तो भटनागर जी ने अपनी इस परंपरा का संवाहक बनाया उन्हें, और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे युवक को जो जोश से भरे हुए थे और जिनमें आज़ादी का जज्बा था, उनको इससे पत्रकारिता के बीज वाक्य से जोड़ा। और फिर उन्होंने अपनी बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी जी को हम सब जानते ही हैं कि उन्होंने आगे चल करके पत्रकारिता की अलख जगाई, इसे आगे ले गए। इसका संपादक बनने के लिए यह है कि बहुत किस तरीके की शर्तें थी, क्योंकि इतना कठोर संकल्प के साथ अगर किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसके लिए एक बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए उन्होंने जब संपादन के लिए उनका तो रहा ही, उन्हें बाद में रहा, लेकिन उनकी इस परंपरा का संवाहक कौन बना और जो संपादक इसके संवाहक बने वो किस तरीके से रहे, कि उन्होंने किन शर्तों पे इस अखबार की नौकरी ज्वाइन की और कैसे उसे आगे बढ़ाया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने सवाल किया। देखिए, एक बड़ा रोचक सा किस्सा, आप पत्रकारिता में आप भी हैं और आज भी आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस शहर के, और तो आप देखिए कि जब ये अखबार की जब शुरुआत हुई तो आपने भी कई बार भाषण में सुना होगा, खुद कई बार भाषण दिया होगा कि इलाहाबाद से एक अखबार ऐसा प्रकाशित होता था जिसमें विज्ञापन छपता था कि हमें संपादक चाहिए जो जेल जाने को तैयार हो और उसे 2 रोटी और 1 लोटा जल मिलेगा। एग्जैक्टली इस वाक्य, ये जो कहा जाता है, ये वाक्य ये छपता था अखबार में स्वराज के, हाँ, पहले अंक से छपना शुरू हो गया, क्योंकि वो जानते थे कि इसका भविष्य क्या है स्वराज अखबार का और मेरी पत्रकारिता का। इसलिए शांति नारायण भटनागर ने दिवाली पे जो पहला अंक निकाला, उस अंक से ही छपता था कि स्वराज को एडिटर चाहिए जिसे हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हो, जिसका एक पैर अखबार के दफ्तर में हो और दूसरा पैर जेल में। तनख्वाह के नाम पर उसे 2 जौ की रोटी और 1 लोटा जल मिलेगा, इसके आगे जो उसकी तकदीर हो। ये बढ़िया बॉक्स बना करके हर अंक में ये विज्ञापन छपता था। अब आप सोच लीजिए कि पहले अंक से ये तय था कि ये अखबार को कौन लोग चाहिए थे, और इसीलिए इस विज्ञापन के कारण कभी भी स्वराज को संपादकों की कमी नहीं पड़ी। क्या बात। और ऐसे ऐसे संपादक स्वराज को मिले, जैसा आपने पहले हम लोग बात कर रहे थे, कि जिसमें से 4 को काला पानी की सजा हुई। अब सोचिए, वो ऐसे संपादक नहीं थे कि नौकरी के लिए आ गए थे, वो जान के ही आए थे कि तनख्वाह नहीं मिलेगी, खाना मिल जाए तो बहुत बात है, वरना हमें जेल जाना है, और जेल में भी कठोर कारावास की सजा उस समय थी। तो ये था उसका विज्ञापन जो छपता था कि एडिटर, और उसके बावजूद लगातार उसको एडिटर मिलते रहे। तो ये उसका, ये कितनी अद्भुत बात है कि स्वराज के संपादकों के लिए ये नौकरी नहीं थी। स्वराज के संपादकों के लिए ये कतई नौकरी नहीं थी,
और ये उनके लिए राष्ट्र सेवा थी, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण था, अद्भुत योगदान था, राष्ट्र के प्रति समर्पण था, तभी स्वराज को ऐसे संपादक मिले। और इस परंपरा को एक के बाद एक, मतलब जैसे होता है ना कि हम अपने पूर्ववर्ती का जो है वो हश्र देखते हैं, उसके बाद एक बार हमारे पांव ठिठकते हैं, लेकिन ये आश्चर्यजनक और अद्भुत बात है कि स्वराज को न कभी संपादकों की कमी हुई और उस परंपरा के संवाहक एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते रहे। नहीं, ये वो चलता रहा। ये तो स्थिति यहाँ तक थी कि एक संपादक को जब गिरफ्तार किया जी, और जब इलाहाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि आप लगातार आपके संपादक गिरफ्तार होते हैं और आप लोग डरते नहीं हैं और अखबार फिर एक ना एक संपादक नया आ जाता है, तो उसने कहा कि अगर आप तो 4, 6, 10, 12 अंकों पर संपादक को गिरफ्तार करते हैं, अगर आप हर अंक पर संपादक गिरफ्तार करें स्वराज के, तो अगले 12 साल तक स्वराज को संपादकों की कमी नहीं होगी। क्या बात आप है। सोच लीजिए, ये स्थिति थी। मतलब ऐसे उत्साही नौजवानों और संपादकों की एक लंबी फहरिस्त थी जी। जो इन सारी बातों को जानने के बावजूद अपनी सेवा, राष्ट्र के लिए अपना समर्पण देने के लिए तैयार थे और उस शर्तों और उन व्यवधानों के बावजूद यह अखबार 12 वर्षों तक इसी तरीके से निरंतरता में निकलता रहता, निकल सकता था, निकलता रहता। अच्छा, इन्हें शांति जी को क्या सज़ा मिली थी? देखिए, 4 महीने तक तो अखबार निकलता रहा जी। न सरकार ने ज़्यादा ध्यान दिया न कुछ, लेकिन इसी बीच अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर कांड हो गया। मुजफ्फरपुर कांड अगर आपको याद हो तो कलकत्ता में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था जो जज भी होते थे उस ज़माने में, तो किंग्सवे नाम का एक मजिस्ट्रेट था जिसका ट्रांसफ़र वो क्रांतिकारियों पर बहुत अत्याचार करता था और बड़ी कड़ी कड़ी सजाएं देता था। उसको वहाँ से इसी विवाद में उसका ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर कर दिया गया कि एक छोटी सी जगह है, यहाँ रहेगा और ये क्रांतिकारियों की नज़रों से बचा रहेगा। अंग्रेज़ों ने ये सोचकर उस जगह, लेकिन क्रांतिकारी उसको लगातार उसको पीछा कर रहे थे कि कहाँ है। खुदीराम बोस ने पता लगा लिया कि ये किंग्सवे को वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया है मुजफ्फरपुर में, बिहार में। उस समय बिहार बंगाल सब एक ही जैसा था। तो अपने एक मित्र के साथ, प्रफुल्ल चाकी उसका नाम था, उसके साथ 1908 में अप्रैल में इन्होंने पूरी रेकी करने के बाद उसके ऊपर बम फेंका। दुर्भाग्य से वो उस दिन घर से नहीं गया था, उसकी गाड़ी में 2 उसकी महिला मित्र चली गई थी, तो उस गाड़ी की तो आइडेंटिफाई कर लिया इन्होंने कि ये गाड़ी है, इससे से आता जाता है। वो क्लब में जाता था रोज़ शाम को। बम मारा, नतीजा वो दोनों महिलाएं तो मर गईं, लेकिन किंग्सवे उस दिन चूँकि घर से ही नहीं निकला था इसलिए वो बच गया। अब ये करके भाग निकले। तो बाद में इस घटना को लेकर के शांति नारायण भटनागर ने स्वराज में ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग शुरू की और संपादकीय रिपोर्टिंग, और ये कि वो बम न मारे तो क्या करता, या तो बम चाहिए या अंग्रेजी इसी तरह सुनते हैं, और इस तरह उस तरह का संपादकीय और तमाम लेख और ये सब छपने लगी। तो उसके तुरंत बाद शांति नारायण भटनागर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब चूँकि ये पहला मामला था और पहला अखबार का पहला संपादक था, अखबार निकलना शुरू हुआ, तो अंग्रेज़ों को लगा कि हम ये थोड़ा सा एक को गिरफ्तार कर लेंगे, बंद कर देंगे तो अपने आप बंद हो जाएगी, हाँ खत्म। तो उनको पकड़ के लाया गया। इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन दिनों था मैकनेयर। तो मैकनेयर की अदालत में इसको पेश किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय को जब पता चला कि शांति नारायण भटनागर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी अदालत में, मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जा रहा है, तो उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन से कहा कि आप तुरंत जाइए वहाँ पे, देखिए क्या है, क्या हो सकता है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन भी अदालत में पहुँचे, लेकिन शांति नारायण भटनागर ने मैकनेयर से, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, बड़े शांत स्वभाव में कहा कि मैंने जो कुछ किया है वो अपने देश के लिए किया है और देश के लिए जब तक जीवित रहूँगा करता रहूँगा। आपको जो समझ में आए वो आप करिए। इस पर उसको बड़ा क्रोध आया, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा कोई इस तरह का वो नहीं था और पहला था, उसको लगा, उसने भी अंडर एस्टिमेट किया कि ये थोड़ी सी सज़ा में है, तो उनको 2 साल की कठोर कारावास और 500 रुपये जुर्माना दिया और कहा कि जुर्माने के एवज में इसकी प्रेस जब्त कर लो। मतलब जुर्माना जमा करने का समय नहीं दिया, कहा कि 500 रुपये जो जुर्माना उसमें इनकी प्रेस जब्त कर लो
और 2 साल की इनको कठोर कारावास। तो पहले उनको नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया और फिर वहाँ से आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया शांति नारायण भटनागर को। लेकिन उसके तुरंत बाद जब 1000 से प्रेस की शुरुआत हुई तो ऐसे में 500 रुपये का जुर्माना वो बहुत बड़ी राशि थी उस ज़माने के लिए, बहुत बड़ी राशि थी। और ऐसे में किसी के लिए भी एक तात्कालिक रूप से, क्योंकि वो कारोबार नहीं था, वो सरोकार से जुड़ा मसला था, तो सरोकारों में आर्थिक उपार्जन की बात नहीं की जा सकती। ऐसे में 500 रुपये का जुर्माना बहुत बड़ी राशि थी और अंततः उनको सज़ा भुगतनी पड़ी जी। तो तुरंत उसके बाद फिर दूसरे संपादक आ गए, क्योंकि संपादकों की कमी नहीं थी। और इसको मज़े की बात ये थी कि चूँकि क्रांतिकारियों से जुड़े थे ये लाहौर में, पंजाब में, तो इसमें से 8 संपादकों में से 7 संपादक, आपको सुखद आश्चर्य होगा कि पंजाब से ही आए। प्रेस एक्ट 1910 के तहत इस अखबार को न केवल बंद कराया बल्कि इसके साथ देश में और जो दूसरे अखबार थे, सबसे पहले तो इसको बंद कराया, फिर देश के जो दूसरे अखबार थे इसी प्रेस एक्ट के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रयागराज के लिए महत्वपूर्ण है कि आज़ादी की लड़ाई में जब अभी कांग्रेस का आंदोलन तेज नहीं पकड़ पा रहा था, तब ये स्वराज अखबार निकाल के स्वतंत्रता की अलख जगाने की चेतना हुई, जिसके 4-4 संपादकों को काला पानी की सज़ा हुई, 75 अंक निकले, जिसको बंद करने के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रेस एक्ट बनाना पड़ा। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और वह प्रेस एक्ट कमोबेश आज भी चला आ रहा है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय इलाहाबाद बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा और यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन की जो लड़ाइयाँ हुई उसके तहत इलाहाबाद अंग्रेज़ों की हुकूमत से 13 दिनों तक पूरी तरह से आज़ाद भी रहा। और इस सुखद यह है कि इस लड़ाई से पहले शब्दों के माध्यम से जो लड़ाई थी, वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जो लड़ाई थी, वो उस लड़ाई की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी और इसी इलाहाबाद से हुई थी। और उस आंदोलन में समाचार पत्रों की क्या भूमिका हो सकती है, समाचार पत्र अपनी बात किस तरीके से पहुंचा सकते हैं और समाचार पत्र किस तरीके से अंग्रेज़ों को विचलित कर सकते हैं और देशवासियों में देश की भावना से उन्हें एक दूसरे से जोड़ सकते हैं और एक आंदोलन को दिशा दे सकते हैं, ये सारा सब कुछ हमें स्वराज ने सिखाया जी। स्वराज ने सिखाया, स्वराज ने बताया, स्वराज ने मार्गदर्शन किया और स्वराज ने स्वतंत्रता आंदोलन की जो अलग थी एक तरीके से उसका सूत्रपात किया, उसकी शुरुआत की। और एक होता है कि किसी के लिए मिसाल कायम करना, न सिर्फ पत्रकारिता के लिए मिसाल कायम की, पत्रकारिता के लिए जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बताया कि हम पत्रकारिता सरोकारों से जुड़कर करते हैं और सरोकारों को जीवित रखने के लिए, उसे जीवंत रखने के लिए, उसे अस्थायी बनाने के लिए, उसे कालजयी बनाने के लिए इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि जिस अखबार के संपादकों को निरंतर जेल हो रही हो, निरंतर काला पानी की सज़ा हो रही हो, जिन्हें बाहर निकाला जा रहा हो, देश निकाला जा रहा हो, उसके लिए भी एक के बाद एक भारत माता के सपूत मिलते रहे और अखबार चलता रहा। देश प्रथम जी, कि हमारे लिए, पत्रकारिता के लिए, पत्रकारों के लिए देश प्रथम है, देश के आगे फिर कुछ नहीं है और देश के अलावा कुछ नहीं है। ये जो भावना थी, नेशन फर्स्ट जिसे आज कहते हैं आप, वो भावना थी और उसके तहत ये अखबार निकले थे और उसके तहत इन्होंने अलग जगाई और चेतना जगाई। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज ये जो चर्चा हुई है, इस चर्चा के माध्यम से हमने न सिर्फ प्रयागराज बल्कि देश के गौरव से अपने दर्शकों को जोड़ा, उन्हें कुछ नई जानकारियाँ देने का प्रयास किया और ये बताया कि अखबार सरोकारों की पृष्ठभूमि से किस तरीके से जुड़ करके लोगों में चेतना पैदा करते हैं और भारत माता के ऐसे ही सपूत थे जिनकी वजह से हमें देश को आज़ादी मिली और आज हम खुली हवा में आज़ादी के अमृत महोत्सव में का साक्षी बन रहे हैं और उसमें खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने स्वराज के माध्यम से हमें पत्रकारिता के सरोकारों से जोड़ा, प्रयागराज को गौरवान्वित करने वाले कुछ और नए प्रतीकों सूत्रों से हमें जोड़ा, हमारे दर्शकों को नई जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।